झारखंड में लोग जोहार करके ग्रीट करते हैं, अगर हम जो शब्द जोहार है उसके हर लेटर को देखें तो शायद ये पूरे झारखंड के लिए एक रोड मैप है। जल संरक्षण, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, हरियाली, आपका अवेयरनेस और रिड्यूस, रिसाइकल, रीथिंक और आपका रेनेसांस। तो ये जो जोहार का रोड मैप है, या जोहार झारखंड को हम अगर इस तरीके से देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट क्राइसिस और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। जो झारखंड जल, जमीन, जंगल के लिए जाना जाता है, तीनों पे कहीं ना कहीं पर्यावरण, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का असर हमें देखने को मिल रहा है। ये झारखंड की प्रमुख चुनौतियां हैं जो मुझे समझ में आई। जल, जमीन, जंगल, जानवर और जलवायु परिवर्तन, ये पांचों जो चुनौतियां हैं ये मुझे देखने को मिल रही हैं। नमस्कार। मौजूदा समय में अगर सबसे ज़रूरी किसी मुद्दे पर काम करना है तो वो है पर्यावरण का मुद्दा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं निरंजन देव भारद्वाज। भारत के जाने माने इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और पिछले 10 सालों से एक मुहिम की तरह पर्यावरण को बचाने में, जलवायु परिवर्तन को समझने में, उसे बेहतर करने में लगे हुए हैं। निरंजन जी, आपने 10 साल दिए हैं पर्यावरण को बेहतर करने में। अलग अलग जाके जगहों पर अलग अलग कार्यक्रमों में लोगों को जागरूक करने का आप काम कर रहे हैं। मौजूदा समय में वैश्विक स्तर पर क्या परेशानियां ये विश्व झेल रहा है इन्वायरमेंट को लेकर के? देखिए ऋषभ जी, पहले तो मैं द फॉलोअप की टीम का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने ये मंच मुझे प्रदान किया। विश्व पटल पे जो सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियाँ हम देख पा रहे हैं, सबसे बड़ी है वो क्लाइमेट चेंज। जब वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण हमारा जनजीवन जो है वो व्यस्त होता जा रहा है, उसके साथ पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, प्लास्टिक एक बहुत बड़ा जो प्लास्टिक का कचरा है, प्लास्टिक वेस्ट, वो बहुत बड़ी चुनौती है। बिकॉज़ वो ही प्लास्टिक आपकी फूड साइकिल से लेके हर जगह जाती है और बहुत बड़ी क्राइसिस के रूप में आती है। तो देखिए, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन की जो समस्याएं हैं वो बहुत विकराल हैं और उसका सीधा असर हमारे आम जनजीवन तक पड़ रहा है। तो यही समस्याएं हैं जिससे विश्व, भारत, झारखंड, रांची और हर गांव और हर व्यक्ति जूझ रहा है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल है। ये तो हो गई समस्याएं। हम एज अ कलेक्टिव सोसाइटी छोड़ देते हैं, एज अ स्टेट छोड़ देते हैं, एज अ नेशन या एज अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ कंट्रीज छोड़ देते हैं, विश्व को भी छोड़ देते हैं। अगर एक इंडिविजुअल चाहे कि मुझे पर्यावरण के लिए कुछ करना है या इन समस्याओं का समाधान ढूंढना है, तो आम आदमी की भाषा में कौन से वो चीज़ होंगे जो एक आम आदमी कर सकता है, जिसके लिए उसको समाज की ज़रूरत नहीं है या एक ग्रुप ऑफ लोगों की ज़रूरत नहीं है, जिससे इन्वायरमेंट की स्थिति बेहतर हो पाए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। एक इंडिविजुअल जो भी कार्य करे, वो कार्य पर्यावरण को ध्यान में रख के करे। जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं, आपको सब्जी वाला प्लास्टिक की थैली देता है, आप ना लें, आप अपने साथ एक कपड़े के बैग लेके जाएं। पानी का संरक्षण, जल संरक्षण बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए। हर घर में आज आरओ है, हर घर में गर्मियों में एसी चल रहे हैं। जो पानी वेस्ट आ रहा है वो क्या किया जा रहा है? रोड पे फेंका जा रहा है। उसी पानी से साफ सफाई, पेड़ों में डाला जा सकता है, घर की क्लीनिंग में उपयोग हो सकता है। दो चीज़ें तो ये हो गई। तीसरा, इंडिविजुअल अपने लेवल पे अगर वो चाहे तो स्वच्छता के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकता है। आपको जब जाना है, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने में ये आह्वान किया कि आपको अपना उत्सर्जन कम करना है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की क्राइसिस है। पेट्रोल डीजल की क्राइसिस की वजह से हम अपना इंडिविजुअल उत्सर्जन कम कर सकते हैं। एक ऑफिस में 4 लोग आ रहे हैं, वो 4 गाड़ी से क्यों आ रहे हैं? एक गाड़ी में भी 4 लोग आ सकते हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। सरकार सब्सिडी भी देती है। सोलर के जो आपके पावर पैनल्स हैं वो लगा के आप उल्टा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। आप अपनी कोयले पे डिपेंडेंट एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी को कम कर सकते हो। तो छोटे छोटे मुद्दे हैं। आप एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप लोग जो हम टूथब्रश का यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक का रहता है। उस प्लास्टिक की जगह हम बैम्बू, जो हमारा पेड़ है, उससे जो बने हुए टूथब्रश हैं वो यूज़ कर सकते हैं। हम कंघा करते हैं, प्लास्टिक के कंघे सब यूज़ करते हैं, नहीं करें, वुडन कंघे भी आ रहे हैं, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे मुद्दे हर व्यक्ति अपना सकता है। आप आपके ऑफिस में प्रिंट करते हैं,
अगर हर व्यक्ति प्रिंटर को डबल साइड प्रिंट करे तो एक पेज तो आप वैसे ही बचा रहे हैं ना। तो छोटी छोटी चीज़ हर व्यक्ति के साथ ये जन जागरण जन चेतना का मुद्दा बन सकता है, और हम सब क्लाइमेट चैंपियंस भी बन सकते हैं अगर हम ये कार्य करें तो। मतलब छोटी छोटे बदलाव जो है जी, बड़ा बदलाव का रूप ले Exactly. सकता है। छोटी छोटी आदतें हमारी रोज़मर्रा से जुड़ी हमारी चॉइस जो हैं वो संगठित सामुदायिक रूप में एक एक व्यक्ति करेगा तो बहुत बड़ा असर हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा, आपने विदेशों में भी कई कार्यक्रम किए पर्यावरण को लेकर के। जी, कौन सा देश अभी ऐसा है जो आपको लग रहा है कि सबसे बेहतर कार्य कर रहा है पर्यावरण के क्षेत्र में? देखिए मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है वो संयुक्त राष्ट्र की यूनिवर्सिटी फॉर पीस कोस्टारिका में जो है। कोस्टारिका एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ लोग जब मिलते हैं तो जैसे झारखंड में जोहार कहते हैं, हमारे यहाँ नमस्ते कहते हैं, हाय हेलो कहते हैं, वो पूरा विदा कहते हैं। पूरा विदा का मतलब होता है प्योर लाइफ। तो प्योर लाइफ के लिए हर व्यक्ति संकल्पित है। और प्योर लाइफ कैसे आती है? वो आती है जब आप पर्यावरण को अपनी जीवन शैली में अपने आधारभूत हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में उसके साथ समन्वय बैठाएं। तो कोस्टा रिका बहुत अच्छा कर रहा है। यूरोपियन कंट्रीज़ कुछ बहुत अच्छा कर रही हैं, जैसे डेनमार्क, उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इस गोल पे आगे बढ़ चुके हैं कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए। तो कुछ देश तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोस्टा रिका तो नेचुरली अबंडेंस है, और वहाँ का हर व्यक्ति पूरा विदा वाले सिर्फ विश भी नहीं करता, अपनी लाइफ को भी प्योर लाइफ बनाने के लिए कार्य करता है और संकल्पित रहता है। जी निरंजन जी, आपने पर्यावरण के मुद्दों पर 3 पुस्तकें लिखी। जी देश दुनिया में लोग वो पुस्तकें पढ़ रहे हैं। उस पुस्तक का सार क्या है? जी। अगर मैं नया हूँ आपके लेखन से, तो मुझे वो किताब क्यों पढ़नी चाहिए? देखिए ऋषभ जी, 3 पुस्तकों की आपने बात की, और तीनों जो पुस्तकें हैं वो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास शिक्षा मंत्रालय ने उनको प्रकाशित किया है। पहली पुस्तक है एनवायरमेंटल एथिक्स एंड इंडियाज़ पर्सपेक्टिव ऑन एनवायरनमेंट। इसमें वेदों उपनिषद से लेके प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री मोदी जी के संदेश तक मैंने जोड़ने की कोशिश की है। जब वेदों में ये कहा गया है, अथर्ववेद के भूमि सूक्त में कहा गया है, माता भूमि पृतो अहम पृथ्वः, जो पृथ्वी है वो हमारी माता है। तो आप सोच के देखें, अगर आप किसी चीज़ को अपनी माता बोलते हैं, पृथ्वी को अपनी माता बोलते हैं, तो आप उसको कैसे पोल्यूट कर सकते हैं? आप उसका संरक्षण ही करेंगे, आप उसका सम्मान ही करेंगे। जब ये सोच हमारे दिमाग में आएगी तो हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। दूसरी पुस्तक है वो है एनवायरमेंटल रिनेसांस पे। एनवायरमेंटल रिनेसांस की पुस्तक लिखी गई थी कोविड के बाद। जब यूरोपियन रिनेसांस आया 15वीं-16वीं शताब्दी में, तब यूरोप की कंडीशन ये थी कि वहाँ पे ब्लैक डेथ हुई थी, और उन्होंने एक जन चेतना के साथ साइंटिफिक नए एडवांसमेंट्स किए, डिस्कवरीज की। कोविड के बाद लगभग वैसे ही हालात बने, तो हमें पर्यावरणीय पुनर्जागरण के ऊपर हम कैसे जाएं, ये है दूसरी पुस्तक में। और तीसरी पुस्तक जो अभी रिलीज़ हुई है भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेले में, उसका टाइटल है A to Z ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट एक्शन। इसमें हर अल्फ़ाबेट इंग्लिश का A से लेके Z तक कैसे हर इंडिविजुअल उसका यूज़ कर सकता है पर्यावरण संरक्षण में और क्लाइमेट एक्शन में। जैसे A फॉर एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाने चाहिए, प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। ऐसी चीज़ें उस पुस्तक में हैं जो आपको A से लेके Z तक 26 अल्फ़ाबेट्स का एक पूरा रोड मैप है, एक पूरा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और क्लाइमेट एक्शन को लेके। जी फिलहाल आप रांची में हैं। जी। झारखंड में किस तरह की चुनौतियां आप देखते हैं पर्यावरण से जुड़े क्षेत्र में? क्या समस्याएं आप यहाँ देखते हैं और उसका निराकरण कैसे हो सकता है? देखिए ऋषभ जी, जब मैं आज आ रहा था एयरपोर्ट से, तो रांची के जो चौराहा है उस पर ये लिखा था कि जोहार झारखंड और प्रकृति की नगरी रांची में आपका स्वागत है। वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मुझे लेने आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि सर ये हरमू नदी है। तो नदी अब नाले में तब्दील हो गई, जो देखने में मिला। तो उसमें ये समझ में आया कि नदियाँ जो हैं, अगर आपके शहर के बीच से जा रही हैं और अगर उसका ही संरक्षण हम लोग ना करें तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके साथ मुझे लगता है कि जो झारखंड जल, ज़मीन, जंगल के लिए जाना जाता है, तीनों पे कहीं ना कहीं पर्यावरण, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का असर हमें देखने को मिल रहा है। ये झारखंड की प्रमुख चुनौतियां हैं जो मुझे समझ में आई। जल, ज़मीन, जंगल, जानवर और जलवायु परिवर्तन, ये पांचों जो चुनौतियां हैं ये मुझे देखने को मिल रही हैं।
अब आपका जो इससे रिलेटेड प्रश्न था कि इसका समाधान क्या हो सकता है, तो जैसे झारखंड में लोग जोहार करके ग्रीट करते हैं, अगर हम जो शब्द जोहार है उसके हर लेटर को देखें तो शायद ये पूरे झारखंड के लिए एक रोड मैप है। वो जी, देखिए अगर हम जोहार की इंग्लिश वर्ड अल्फ़ाबेट में देखें तो जे, अगर जे से हम शुरू करें तो जे से मेरे दिमाग में आता है जल संरक्षण। जो सबसे बड़ी चुनौती है, आपकी नदियाँ करा रही हैं, चाहे वो दामोदर हो, हरमू हो, स्वर्णरेखा हो। ओ पे अगर हम चलें तो ओ पे आता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जो जैविक खेती हम प्रमोट करें, जो फर्टिलाइज़र से बनी सब्जियां हैं, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं उससे सॉइल का पोल्यूशन तो होता ही है, खासकर हम क्या खा रहे हैं, हमारी बीमारियां, हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जे से हो गया जल संरक्षण, चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम आपको डेवलप करने हो ग्रामीण इलाकों में, और ओ से ऑर्गेनिक की तरफ जाने में। एच पे अगर हम बात करें तो एच से हरियाली। ऋषभ जी, हरियाली होना बहुत ज़रूरी है। झारखंड में 29.82% आपका फॉरेस्ट कवर है। ये फॉरेस्ट कवर को आपको बढ़ाना चाहिए। 33% तो रखना ही है जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है। और झारखंड जो जंगल का राज्य है, जो आपके स्टेट के राज्य चिन्ह में भी अंकित है, हरा रंग जिस पे हाथी हैं, तो वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को आपको हरियाली बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम ए पे चलें जोहार में, तो ए फॉरेस्टेशन और अवेयरनेस। अवेयरनेस जब तक लोगों में नहीं आएगी, जन चेतना नहीं आएगी, लोग सजग नहीं होंगे, तो वही गलतियां करते रहेंगे, वही कूड़ा फेंकते रहेंगे, वही प्लास्टिक का उपयोग करते रहेंगे, वो वही पोल्यूशन करते रहेंगे, वो जाने अनजाने में नदियों को भी प्रदूषित करेंगे, अपने वातावरण को भी दूषित करेंगे। और आर पे आता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये मंत्र तो सब जानते हैं, लेकिन उसके साथ रीथिंक करना और अपने डिसीजंस के बारे में रेनेसांस करना। रीथिंक मतलब आप कोई भी ऐसा कार्य जो कर रहे हैं वो सोचें कि वो उसका पर्यावरण पे क्या असर पड़ेगा। हमें 10 कदम जाना रहता है एक दुकान से कुछ लेने के लिए, तो हम अपनी मोटरसाइकिल निकाल के चले जाते हैं। भाई 10 कदम चल भी तो सकते हैं आप। हमें किसी इमारत के तीसरी मंजिल या दूसरी मंजिल पे जाना है तो हम लिफ्ट का उपयोग करना चाहते हैं। क्यों? हम पैदल भी तो जा सकते हैं। जब लिफ्ट नहीं थी तब आदमी ऊपर चढ़ता तो था ना। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आप एक्टिव भी होंगे। तो हमें हमारे डिसीजंस को रीथिंक करना है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। और रेनेसांस, जैसे मैंने बोला, हमें एक इंसान के रूप में पर्यावरण और पृथ्वी के साथ जो हमारे संबंध हैं उनको, उनका पुनर्जागरण करना बहुत ज़रूरी है, रिकनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और वो अवेयरनेस से लेके जो ऊपर का मैंने आपको जोहार का जो एक रोड मैप दिया, जल संरक्षण, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, हरियाली, आपका अवेयरनेस, और रिड्यूस, रिसाइकल, रीथिंक, और आपका रेनेसांस। तो ये जो जोहार का रोड मैप है, या जोहार झारखंड को हम अगर इस तरीके से देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट क्राइसिस और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या है ये कार्यक्रम और कितना ज़रूरी है ये कार्यक्रम झारखंड के लिए? देखिए, सबसे पहले तो अबुआ अधिकार मंच एक हम युवाओं का टीम है, और हम लोगों ने सोचा कि जैसे महसूस किया कि झारखंड गठन को करीब 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और इन वर्षों में हम लोगों ने झारखंड को काफ़ी नज़दीक से बदलते हुए देखा। बहुत से विकास हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर आया, अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज़ आई, माइनिंग हुआ। लेकिन साथ साथ अभी हम लोग सोचते हैं कि इन 25 वर्षों में ये जो यात्रा है, ये जो जर्नी हुआ विकास का, इसमें एक बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा, और वो कीमत हमारे पर्यावरण, हमारे इन्वायरमेंट ने चुकाया है। अभी हम सब देख सकते हैं कि हमारे जो हरा भरा जंगल हुआ करते थे वो धीरे धीरे कंक्रीट जंगल में तब्दील होते जा रहे हैं। हमारी जो नदियाँ थी वो अपना अस्तित्व खो रही हैं। शहरी नदी देख सकते हैं, हरमू नदी हम लोग का, अब उसे लोग हरमू नदी ना कह के हरमू नाला कहते हैं। और जैसे जैसे जंगल कम हो रहे हैं और जो इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ चारों तरफ बढ़ रही है, तो हम देख रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को नुकसान पहुंच रहा है। हाथी कॉरिडोर जिसे बोलते हैं, एलिफेंट कॉरिडोर जिसे बोलते हैं, वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, जिसके चलते ह्यूमन और एनिमल्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ रहा है, जिसमें दोनों पक्षों को नुकसान पहुंच रहा है। तो एक हमारी टीम, हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया जाए, एक ऐसा मंच लाया जाए जहां सभी फील्ड के लोग, चाहे पॉलिसी मेकर्स हो, इन्वायरमेंटलिस्ट हो, कुछ स्पिरिचुअल गुरुज हो, कुछ प्रोफेसर्स हो, कुछ स्टूडेंट्स हो, वो लोग सब एक जगह, एक मंच पर, एक रूम में आए
और कुछ ऐसी सार्थक चर्चा करे, कुछ रास्ता निकाले, कुछ रोड मैप निकाले, ताकि एक सस्टेनेबल झारखंड, एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा सके, एक रोड मैप बनाया जा सके। तो इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। रांची के विभिन्न कॉलेजेस से, रामकृष्ण मिशन से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज से, अलग अलग युवा, अलग अलग प्रोफेसर्स कल हमारे कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करेंगे। साथ में हमारे केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री श्री सतीश दुबे जी, वो कल हम लोग के बीच मौजूद रहेंगे। वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, वो भी हमारे बीच कल मौजूद रहेंगे। इनके साथ निरंजन देव जी, जो कि पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में एक पर्यावरण को बचाने में लगे हुए एक युवा हैं, 30 साल के। तो हमें लगता है कि ये लोग रहेंगे तो एक काफ़ी युवाओं को एक मोटिवेशन मिलेगा, युवा मोटिवेट होंगे। और हम सब जानते हैं युवा किसी देश, किसी राज्य का भविष्य है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को बुलाए हैं, वो लोग मोटिवेट हो और एक बेहतर झारखंड, एक बेहतर भविष्य तराशने का प्रयास करेंगे। कल झारखंड में पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को लेकर ही एक कार्यक्रम रखा गया है रांची के होटल चाणक्य बीएनआर में। ये कार्यक्रम में मुख्यतः किन मुद्दों पर चर्चा होगी? देखिए ऋषभ जी, ये अबुआ अधिकार मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में जो पर्यावरण की चुनौतियां झारखंड में हैं और उनके क्या समाधान हो सकते हैं, इस पे चुनौती होगी। श्री राजेंद्र सिंह जी, जो वाटरमैन ऑफ इंडिया हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कल के कार्यक्रम में समाधानों पे और समाधानों से संकल्पों की ओर हम आगे बढ़ें, ऐसी मेरी आशा है और मुझे लगता है ये ज़रूर होगा कल। तो बिल्कुल जोहार शब्द में ही छुपा है कि झारखंड को बेहतर कैसे बनाना है। निरंजन देव भारद्वाज, जो देश के जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने ये ज्ञान दे दिया है। आपको अपने जीवन में अपनाना है और झारखंड को बेहतर बनाना है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in